हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिजिक्स फ्लैट द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लैट। तो टुडेज टॉपिक इज विल्सन एंड समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल। ये जो टॉपिक है उसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक्चुअली मुझे तो 3 लेक्चर्स करने थे, लेकिन मैंने सोचा कि 3 डिफरेंट पार्ट्स में करने से अच्छा एक ही लेक्चर में पूरा कॉम्बो दिया जाए आप सभी को। तो विल्सन एंड समरफील्ड क्वांटाइजेशन जो रूल है वो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें वेरी फर्स्ट पार्ट होगा उसमें अपन ये देखने वाले हैं कि क्वांटाइजेशन रूल क्या है। ये जो अपन बात कर रहे हैं विल्सन एंड समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल, विल्सन एंड समरफील्ड क्वांटाइजेशन जो रूल है उसके अपन बात करेंगे कि वो एक्चुअल में है क्या और वो कहाँ से आया, किसका कॉम्बिनेशन है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। जो सेकेंड पार्ट है उसमें अपन ये देखेंगे कि जो प्लांक्स क्वांटाइजेशन रूल है, जो प्लांक्स क्वांटाइजेशन रूल है वो विल्सन एंड समरफील्ड रूल से आता है कि नहीं। मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द प्लांक्स क्वांटाइजेशन रूल विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विल्सन एंड समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल। और जो थर्ड पार्ट है जिसमें अपन देखेंगे कि बोर्स का जो क्वांटाइजेशन रूल्स है, बोर्स रूल जो है वो आपको फाइंड आउट करते आता है कि नहीं विल्सन एंड समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल से। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप एक काम कर लो, एक कॉपी पेन पेंसिल जो भी आपको लेना है वो ले लो और मेरे साथ साथ लिखते भी चलो। मीन्स आपको क्या होगा, नोट्स तो आपकी प्रिपेयर होगी और अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। तो व्हाट इज द क्वांटाइजेशन रूल? क्वांटाइजेशन रूल क्या है ये अपन पहले देखेंगे कि जो अपन बात कर रहे हैं विल्सन एंड समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल वो क्या है, और उसकी थोड़ी सी प्रीकैप देखेंगे कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। ओके, तो फर्स्टली आपको सभी को मैंने बताया है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन एनर्जी लेवल्स, और ये जो सारे रूल्स हैं वो मैंने सारे के सारे हर एक वीडियो में स्पेशल वीडियोस मैंने दे दिए। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, क्वांटम इफेक्ट का, मैंने सारे जो इफेक्ट्स है, सारे जो कुछ भी पोस्टुलेट्स है पिछले कुछ वीडियोज़ में, अपने 25 वीडियोज़ हो चुके हैं क्वांटम के, तो पिछले वीडियोज़ में दे दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर आप चेकआउट कर लो। ओके, तो हम अपने ये तो सभी पिछले वीडियोस में देखा कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हाइड्रोजन एनर्जी लेवल्स है, तो ये 2 क्वांटाइजेशन रूल से आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। विच आर द 2 रूल्स, प्लांक्स क्वांटाइजेशन रूल एंड बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर जो है प्लांक्स क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, अपन ने जैसे देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, मैंने आपको बताया था कि जो लाइट है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स बाहर निकलती है, और जो पैकेट्स के फॉर्म में बाहर निकलती है, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटास बाहर निकलती है, कुछ भी आप बोल सकते हो। इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स अगर बोला तो उसकी जो एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर एनर्जी के इतनी ही होगी, उससे ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, वो होती है एच म्यू। और यहाँ पर मैं एन एच म्यू इसलिए लिखूंगी एन एच म्यू, क्योंकि जो एन है वो इंटीजर है। आप अगर 1 रहा तो फर्स्ट एनर्जी लेवल रही तो एन एच म्यू में 1 रख दो, एच म्यू हो जाएगा। 2 रही तो 2 एच म्यू, 3 एच म्यू। तो मैंने ये सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं वापस से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर मैं प्रीकैप आपको दे रही हूँ कि प्लांक्स की जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी है, मतलब क्या प्लांक्स ने ये रूल बताया था, जो मैक्स प्लांक से, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई गलती से, तो मैक्स प्लांक्स ने ये रूल ऑफ एनर्जी बताया था कि एनर्जी जो है वो पैकेट के फॉर्म में बाहर निकलेंगी, जो होंगी एन एच म्यू के बराबर, एन एच म्यू के बराबर। ओके, तो ये जो है वो एक रूल था आपके पास। और बोर्स ने ये रूल बताया था कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड न्यूक्लियस, अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस है, ये यहाँ पर मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है इन दैट ऑर्बिट, तो जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी ये होगा, मतलब एल की वैल्यू होंगी, एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होंगी वो होनी चाहिए एच क्रॉस एन, मतलब एन एच क्रॉस के बराबर, एन एच क्रॉस के बराबर होनी चाहिए। आप उसे एल से भी डिनोट कर सकते हो, आप उसे पी से भी डिनोट कर सकते हो, या फिर आप एच क्रॉस की जगह ये भी लिख सकते हो h/2π, तो n h/2π के इतनी होनी चाहिए। मतलब क्या कि उस इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो n
H क्रॉस के बराबर होनी चाहिए। तो दिस इज अवर टू रूल्स, प्लांट्स क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं तो यहाँ पर विल्सन एंड समरफील्ड देख रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर प्लांट्स और बोर्स को कहाँ से ला लिया? तो यही तो बात है, जब प्लांट्स ने और बोर्स ने दोनों ने भी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रॉन रखा, तो लोगों ने स्टार्ट कर दिया, मतलब जो साइंटिस्ट है वो तो चुपचाप नहीं बैठने वाले, तो साइंटिस्ट ने बहुत सारे अटेम्प्ट किए ये अंडरस्टैंड करने को कि एनर्जी और इलेक्ट्रॉन का जो दो आपके पास अलग अलग रूल है उसको आप एक ही रूल में बैठा सकते हो क्या? एक ही रूल को आप अप्लाई करने के बाद में दोनों भी रूल फॉलो होते हैं क्या? मतलब एक ऐसा कोई इक्वेशन वो ढूंढ रहे थे जिसमें प्लांट्स और बोर दोनों भी रिलेशन को अगर आपने बैठा दिया, एक साथ में रख दिया, तो आपको वही मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें शुरू थी, तब आगे देखेंगे अपन क्या हुआ। जो विल्सन एंड समरफील्ड है, अब जब अपन बोलते हैं डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, है ना, जब मैंने बोला था डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो मैंने आपको ये बताया था कि डेविएशन और जर्मर दोनों ने मिला के, मतलब डिपेंडली, मतलब एक मेक पर डिपेंड होकर उन्होंने एक बाहर आउटपुट दिया था डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का। बट यहाँ पर जो विल्सन और समरफील्ड है, ये दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम किया, ये दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम किया मीन्स व्हाट, कि ये दोनों ने अपनी अपनी रिसर्च अपने अपने हिसाब से की और थोड़े से चेंजेस लाके उन्होंने ये बता दिया कि ये दोनों रूल को साथ में लाया जा सकता है। ओके, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उन्होंने किए, अंडरस्टैंड और अंडरटेकन अटेम्प्ट्स टू इंटरप्रेट दिस रूल्स, इस रूल्स को समझने के लिए, और उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए। और इन 1916 दोनों ने भी एक स्कीम को ऑफर किया जिसमें दोनों भी प्लांक्स का रूल, प्लांक्स की क्वांटाइजेशन रूल और बोर्स के क्वांटाइजेशन रूल को एक साथ में ला के उन्होंने ये बता दिया, एक इक्वेशन लिखा जो था आपका, जो इक्वेशन है वो था आपका P इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल ऑफ पी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लिख सकते हैं पी आई, अपन एक्स की जगह जो था वही लिखेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ पी आई डी क्यू आई इक्वल्स टू क्या था आपका एन एच, इक्वल्स टू व्हाट, एन एच। ओके, एन आई एच लिख सकते हैं आप, एन आई एच। ओके, तो यहाँ पर ये जो रूल है, उन्होंने ये रूल लाया सामने और उन्होंने ये बता दिया कि ये रूल से आप प्लांट्स के और बोर्स के रूल को निकाल सकते हो, मीन्स एक ही रूल से आप दोनों भी निकाल सकते हो, ये उन्होंने बता दिया। तो यही अपन पार्ट 2 और पार्ट 3 में देखेंगे। पार्ट 2 में अपन क्या करेंगे, प्लांट्स को रूल निकालेंगे, इस रूल से प्लांट्स का रूल निकालेंगे और इसी रूल से फिर बोर्स का रूल निकालेंगे। ओके, ये आपको समझा। अब ये क्वांटाइजेशन जो रूल है वो क्या है, कैसे है, ये अपन पहले देख लेते हैं, फिर उसमें आगे की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है रूल जो है वो एक बात यहाँ पर बताए कि पीरियोडिक सिस्टम को कंसिडर करके बताया गया कि ये जो रूल है वो किसी भी पीरियोडिक सिस्टम के लिए लगा जाएगा। अब पीरियोडिक सिस्टम के लिए लगा जाएगा मीन्स व्हाट, सपोज आई हैव अ स्ट्रिंग और उस स्ट्रिंग को मैंने कोई भी स्टोन यहाँ पर लगा लिया और मैंने उसके ट्रू एंड फ्रो मोशन शुरू कर दिया, मतलब ये ऐसे ऐसे मोशन वो कर रहा है। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रिंग पे का जो बॉल है, जो कुछ भी स्टोन है वो इस जगह पे आ रहा है। ओके, फिर वो वापस इधर जा रहा है, फिर से वापस इधर आ रहा है, मीन्स व्हाट कि आफ्टर सम टाइम इंटरवल वो जो है पोजीशन उसकी वापस उसी जगह पे आई, वही मोशन फिर से हुआ। या फिर आप बता लो कि अगर सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस और ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ, तो ये क्या हुआ, एक पाथ कंसिडर होके एक टाइम इंटरवल होके वापस से इलेक्ट्रॉन उसी जगह पे आया और वापस से मोशन शुरू हुई, मीन्स व्हाट, दिस मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। ओके, और उन्होंने क्या बोला कि आपके हिसाब से, उनके हिसाब से J इक्वल्स टू होना चाहिए, उनके हिसाब से जो J है उसकी वैल्यू आपको मिलने वाली है J इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल ऑफ पी डी क्यू। अब ये तो साइन है इंटीग्रेशन का और ये क्यों लिया, क्योंकि लाइन इंटीग्रल है, मतलब एक पीरियोडिक मोशन के लिए आप ये यूज करते हैं, आपने 11-12 में पढ़ लिया होगा। ओके, तो ये जो है वो होता है एन एच के बराबर, ये क्या होता है, एन एच के बराबर। अब यहाँ पर जो है हर एक चीज क्या है वो बता देती हूँ मैं। P क्या है आपका, P इज व्हाट, मोमेंटम, P इज व्हाट, मोमेंटम, Q इज व्हाट,
ये जो डी क्यू है वो क्या है आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। अब ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है मीन्स व्हाट कि ये चेंज हो सकता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक स्क्वायर मोशन है, अगर सपोज एक्स और वाई एक्सिस है तो एक्स और वाई एक्सिस है, मोशन अगर यहाँ पर हो रहा है तो ये इसके लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई हो जाएंगे। अगर मोशन जो है वो सर्कुलर है, सर्कुलर के लिए अपन क्या करते हैं, थीटा और आर लेते हैं ना, तो थीटा एंड आर विल बी द जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो ये जो है डी क्यू वो किस हिसाब से चेंज होगा, जिस हिसाब से आपकी जो सिस्टम है वो चेंज होगी। समझा आपको ये? तो डी क्यू इज व्हाट, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, और एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है 0 1 2 3 4 सो ऑन। तो उससे आप लिख सकते हो कि लाइन इंटीग्रल ऑफ पी डी क्यू वेयर पी इज व्हाट, पी क्या है आपका एंगुलर मोमेंटा, वेयर पी इज द एंगुलर मोमेंटा इज इक्वल्स टू एन एच रहेगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस लॉ। अब अपन क्या करेंगे कि दिस रिलेशन इज नोन एज विल्सन एंड समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल। ये जो आपका ये इक्वेशन है उसे ही आप क्या बोलते हैं, विल्सन एंड समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल। अब अपन क्या करेंगे, इन्होंने तो बता दिया कि जो प्लांक्स रूल है और जो बोर्स रूल है वो इससे ओबे कर सकता है, बट अपन ने कैसे मानना, अपन क्यों माने, जब तक देखोगे नहीं समझोगे नहीं तब तक अपन भरोसा करते हैं क्या, नहीं करते हैं। तो अभी अपन यही फाइंड आउट करेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे प्लांक्स का क्वांटाइजेशन रूल कैसे निकलता है, फिर फाइंड आउट करेंगे कि बोर्स का क्वांटाइजेशन रूल कैसे निकलता है। ओके, तो दिस इज अवर फर्स्ट केस, या फिर फर्स्ट अपन बता सकते हैं कि प्लांक्स क्वांटाइजेशन रूल अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, किससे फाइंड आउट कर रहे हैं, विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल से। ओके, चलिए लिख लेंगे E इक्वल्स टू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी थी आपके, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस जो ये एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी वो क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब अपन यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसे अलग फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, पी के फॉर्म में। अब पी के फॉर्म में लिखना है तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे। अब पी के फॉर्म में, अब यहाँ पर और एक बात, प्लांक्स की क्वांटाइजेशन रूल क्या है, प्लांक्स के हिसाब से आपको क्या निकालना है, E इक्वल्स टू एन एच म्यू है। ओके, और विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल के हिसाब से आपको क्या करना है, लाइन इंटीग्रल ऑफ पी डी क्यू इक्वल्स टू व्हाट, एन एच। तो इसका यूज करके आपको ये फाइंड आउट करना है, ये समझा। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर को थोड़ा सा चेंज फॉर्म में लिखेंगे। अब हाफ एम वी स्क्वायर को अपन ऐसे कर सकते हैं, अगर मैंने बात की किसकी, पी की, तो पी अपने पास क्या होता है, एम वी। ओके, और एम वी होता है, अगर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पी को डिवाइड कर दिया 2m से, P को अगर मैंने 2m से डिवाइड किया तो अब यहाँ पर भी क्या करेंगे अपन, mv बाय 2m। ओके, और मैंने अगर P स्क्वायर कर दिया, P को अगर स्क्वायर कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर का स्क्वायर। पहले अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ओके, पहले अपन यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो P स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर, फिर उसे अपन डिवाइड कर देंगे 2m से। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, P स्क्वायर बाय 2m इक्वल्स टू ये mm गेट कैंसिल, क्या बचा, हाफ mv स्क्वायर। अब हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो इसके जगह अपन क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाय 2m। ये कहाँ से आया समझा आपको, साइड में नोट डाउन करना। ये जो है, ये मैंने जो पिंक कलर से लिखा वो आपको साइड में नोट डाउन करना है, इक्वेशन का पार्ट नहीं है। बट ये जो अगर मैं स्टेप डायरेक्ट ऐसे लिखती थी, E इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय 2m, तो आपको समझ में नहीं आता था, तो वहीं पे साइड में एक बॉक्स, कुछ भी आपको जो डेकोरेटिव फॉर्मेट में करना है, मीन्स थोड़ा चेंज करके उसमें लिख दो कि ये यहाँ से ये आया। ओके, ये समझा ये कहाँ से आया। ओके, तो ये जो मैं पिंक कलर का है वो मिटा देती हूँ। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो E है उससे अपन क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर में लेके चल जाएंगे। तो अगर E इधर डिनोमिनेटर में है चले गया तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर बाई E प्लस पी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर 2me। ओके, अब ये देखो यहाँ पर न्यूमरेटर है, जैसे अपन डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखते हैं वैसे ही अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिखेंगे। मीन्स आपके पास हो जाएगा 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर E बाय 2e बाय के
प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2me, इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब ये आपको देखा देखा लगा होगा इक्वेशन कैसे आता है, तो ये देखते हैं किससे आया है इक्वेशन। और आपके पास एक मेजर एक्सिस होता है और एक माइनर एक्सिस होता है, तो आपका ये ए हो गया ये, और ये आपका हो गया बी। ओके, तो मेजर और माइनर एक्सिस दो एक्सिस होते हैं आपके, और x और y तो पता है आपको, ये x एक्सिस ये हो गया y एक्सिस, तो अपन बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 1, इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पर 1 हो गया। तो यहाँ पर यही फॉर्म में आपका वो इक्वेशन मिला, वो इक्वेशन आपका क्या था 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2e/k प्लस यहाँ पर y के जगह क्या था k था, k स्क्वायर अपॉन 2em या फिर me, कुछ भी बोल सकते हो। तो यही फॉर्म दिख रहा है कि नहीं। तो अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, इससे आपके पास a और b की वैल्यू मिलने वाले, और a और b को अपन फिर एरिया ऑफ इलिप्स लगा के फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2e/k और b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2me बोलो या फिर em बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो फिर a और b की वैल्यू मिल गई, a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू मिली आपको, तो a की वैल्यू क्या हो जाएंगी, a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2e/k और b हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2me। अब a और b की वैल्यू मिल गई। ओके, अब a और b की वैल्यू आपको पुटअप करनी पड़ेगी इस इक्वेशन में, जहाँ पर आपके पास होता है यही अपन यही लेंगे कि a और b एरिया निकालना है। अगर उसी चीज़ का आपको एरिया निकालना है तो एरिया होता है, एरिया इक्वल्स टू होगा आपके पास, तो एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई इंटू a इंटू बी, वेयर a एंड b आर द मेजर एंड माइनर एक्सिस। ओके, तो अब a की वैल्यू अपन ने निकाल ली, b की वैल्यू अपन ने निकाल ली। ओके, अब यहाँ पर जो है आपके पास ये भी बात है कि फ्रॉम द इक्वेशन आपके पास समरफील्ड विल्सन एंड समरफील्ड जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ पी डी क्यू इक्वल्स टू NH। ओके, तो ये क्या होता है, एरिया होता है, ऑब्वियस है ना, इंटीग्रल ऑफ पी डी क्यू क्या है, एरिया है। तो ये आप लिख सकते हो पाई ए बी, ये आपके पास एरिया होता है। अब यहाँ पर जो है अपन क्या करेंगे, इसके जगह NH के जगह लिख देंगे पाई ऑफ ए बी, तो ये आपके पास हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ पी डी क्यू इक्वल्स टू पाई ऑफ ए बी, वेयर ए और बी की वैल्यू अभी आपने फाइंड की। ए की वैल्यू आपके पास क्या मिली थी, ए की वैल्यू थी आपके पास अंडर रूट ऑफ 2e/k और बी की वैल्यू क्या थी आपके पास 2em। ओके, अगर मैंने इसे सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 बाहर, अंडर रूट ऑफ ई भी बाहर, तो क्या हो जाएगा 2e पाई अंडर रूट ऑफ m/k आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर अगर मैंने इसको m/k को k/m लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में डालना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2e पाई अंडर रूट, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा k/m। ओके, अब k/m अंडर रूट ऑफ k/m क्या होता है, ओमेगा, तो ये अपन यहाँ पर क्या कर लेंगे, ओमेगा लिख देंगे, इससे क्या लिख देंगे आप, ओमेगा। तो आपके पास क्या मिला 2e पाई ओमेगा, 2e पाई ओमेगा। अब ओमेगा क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है 2 पाई म्यू, तो ये ओमेगा की वैल्यू अपन लिखेंगे यहाँ पर, तो आपके पास क्या हो गया 2e पाई अपॉन 2 पाई म्यू, है ना। अब क्या हो गया 2 कैंसिल, पाई कैंसिल, क्या बचा e बाय म्यू, सॉरी ये म्यू है, e/म्यू। ओके, तो अब म्यू क्या होता है, म्यू ई इक्वल्स टू होता है NH म्यू, तो म्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हो e/NH। तो अब म्यू की वैल्यू वहाँ पर लिख दो, क्या हो जाएगा e/NH, तो ई गेट कैंसल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर मैं ब्लैक पेन से ऊपर लिखती हूँ, यहाँ पर जगह है बॉक्स करके लिखती हूँ, समझ जाएगा आपको। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास लाइन इंटीग्रल ऑफ पी डी क्यू इक्वल्स टू ई अपॉन 1 ऑफ ई, तो कैंसिल हो गया, और ये भी जो ई था वो कैंसिल हो गया, NH, तो ये आपके पास क्या हो गया था 1 अपॉन NH, तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मतलब NH, तो आपके पास क्या मिल गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ पी डी क्यू इक्वल्स टू NH।
लाइन इंटीग्रल ऑफ पी डी क्यू इक्वल्स टू पाई ऑफ ए बी इक्वल्स टू एन एच। ओके, अब E इक्वल्स टू एन एच होता है, मीन्स अपन यहाँ पर बोल सकते हैं E इक्वल्स टू एन एच म्यू, सिंपल। तो दिस इज अवर व्हाट, प्लांक्स क्वांटाइजेशन रूल। अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया था, अपन ने एक एनर्जी का इक्वेशन लिया, उसमें अपन ने पुट की ये वैल्यू किसकी, कहाँ से आई, विल्सन एंड समरफील्ड से। ये वैल्यू पुट करके अपन ने सॉल्व किया तो अपने पास क्या मिल गया, प्लांक्स का क्वांटाइजेशन रूल। इलिप्स के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू ए इंटू बी, वेयर ए एंड बी आर द सेमी एंड मेजर एक्सिस। और वो जो था वहाँ पर भी अपन वही लेते हैं जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, तो वहाँ से अपन ने ये सॉल्व किया और अपने पास प्लांक्स का क्वांटाइजेशन रूल मिल गया। अब अपन देखेंगे बोर्स क्वांटाइजेशन रूल को कैसे लाया जाता है। ओके, बोर्स क्वांटाइजेशन रूल। अब बोर्स पे से समझ गया आपको कि एक सर्कुलर पाथ के लिए होता है। ओके, अब सर्कुलर पाथ है तो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा थीटा। और सर्कुलर पाथ के लिए जो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर एंड थीटा होते हैं। लेकिन अगर मैंने बात की पी ऑफ आर की और पी ऑफ थीटा की, अपन बात कर रहे हैं, अगर मैंने बात की पी ऑफ आर की, पी क्या है, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू व्हाट, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है, डी आर बाय डी टी, मतलब क्या, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, डी आर बाय डी टी। अब डी आर बाय डी टी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। क्यों जीरो होगा, क्योंकि जब अपन काउंट कर रहे हैं आर को तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर टाइम शुरू है क्या, नहीं, टाइम तो बंद है ना, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर जीरो हो जाएगा, या फिर एक कांस्टेंट वैल्यू होंगी, इसलिए भी आप वहाँ पर जीरो लिख सकते हो, समझा। अब ये तो कांस्टेंट है, आर क्या है, कांस्टेंट है, आर वेरिएबल है क्या, नहीं है, तो आर वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट का अगर आपने डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। बट थीटा इज वेरिएबल, तो अपन यहाँ पर जो पी आर है उसके लिए कंसिडरेशन ही नहीं करना है, मैं डायरेक्ट थीटा के लिए कंसिडर करूंगी। तो आप बोलोगे कैसे, क्या थीटा के लिए कंसिडर किया, आर कहाँ गया, तो आर एंड थीटा दोनों कोऑर्डिनेट है, बट आर जो है वो एक फिक्स पोजिशन पे होने की वजह से उसका जो मोमेंटम है वो जीरो हो जाएगा, समझा। अब अपन बात करेंगे थीटा के बारे में। तो थीटा क्या हो जाएगा, अब आपके पास फ्रॉम विल्सन एंड समरफील्ड से आपके पास क्या था, विल्सन एंड समरफील्ड के पास से आपके था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ पी थीटा डी थीटा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि ये जैसे चेंज होगा वैसे चेंज होते रहता है, आई थीटा एक्स वाई कुछ भी आप ले सकते हो, जैसे आपकी सिस्टम रही, इक्वल्स टू एन एच है, रूल आपको पता है। ओके, रूल मैंने आपको समझा दिया था। अब ये क्या होता है, एरिया, जैसे अपन ने पिछले इसमें क्या लिया था, एरिया ऑफ इलिप्स था, तो एरिया ऑफ इलिप्स अपन ने लिया था पाई इंटू ए इंटू बी। वैसे ही यहाँ पर इसका एरिया, अगर मैं एक बोर्स क्वांटाइजेशन रूल अपन किसे लगाएंगे, एटम को लगाएंगे, तो एटम के लिए ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट के लिए जो रूल होगा वो क्या होगा, आप ले सकते हो 2 पाई एरिया ऑफ दैट ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई। लेकिन यहाँ पर जो है पी थीटा बाहर निकलेगा, आपके पास क्या बचा, पी थीटा लाइन इंटीग्रल ऑफ डी थीटा इक्वल्स टू एन एच, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया लेंगे अपन 2 पाई, तो पी थीटा 2 पाई आर होता है ना, तो अब यहाँ पर ये नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी थीटा इक्वल्स टू 2 पाई इक्वल्स टू एन एच, 2 पाई इक्वल्स टू वॉट, एन एच। तो अब पी थीटा इक्वल्स टू आप लिख सकते हो एन एच बाय 2 पाई, एन एच बाय 2 पाई, या फिर पी थीटा इक्वल्स टू आप लिख सकते हो एन एच क्रॉस। आया कि नहीं, मिल गया ना आपको बोर्स क्वांटाइजेशन रूल। अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया था, विल्सन से, विल्सन एंड समरफील्ड से स्टार्ट किया और आपको क्या मिल गया, बोर्स क्वांटाइजेशन रूल। बहुत ज़्यादा सिंपल था। आर अपन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आर एक कांस्टेंट है तो वो जीरो हो जाएगा मोमेंटम ऑफ आर के लिए। थीटा के लिए अगर आपने क्वांटाइजेशन रूल आपको लिखना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, पी थीटा बाहर आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ डी थीटा रहेगा एन एच। अब डी थीटा लाइन इंटीग्रल ऑफ डी थीटा मतलब क्या हो गया, एरिया आ जाएगा 2 पाई, तो पी थीटा 2 पाई इक्वल्स टू एन एच। बस आपको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, 2 पाई को नीचे चला जाएगा और एच बाय 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, एच क्रॉस हो जाएंगी, तो एच क्रॉस लिख दिया आपने वहाँ पर, तो सिंपली आपको मिल गया
बोर्ड्स क्वांटाइजेशन रूल। तो अपन ने इस वीडियो में तीन चीज़ें देखी। फर्स्टली अपन ने ये देखा कि विल्सन एंड समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल क्या है, जो कि है लाइन इंटीग्रल ऑफ बी थीटा डी थीटा इक्वल्स टू एन एच। अब थीटा लो, आई लो, जो भी लो, फॉर मेनी मतलब केसेस के हिसाब से होगा वो। ओके। सेकेंडली अपन ने ये देखा कि अपन ने क्या किया, विल्सन एंड समरफील्ड से क्या निकाला, फ्रॉम विल्सन एंड समरफील्ड से अपन ने फाइंड आउट किया प्लानर्स क्वांटाइजेशन रूल। ओके। और फ्रॉम विल्सन एंड समरफील्ड से अपन ने क्या किया, बोर्ड्स क्वांटाइजेशन रूल को भी निकाला। मीन्स व्हाट कि अगर जब आप विल्सन एंड समरफील्ड एक्सपेरिमेंट को रूल लगाते हो तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि प्लान्स और बोर्ड्स का क्वांटाइजेशन रूल भी वहाँ पर लागू हो जाता है। बट द कंडीशन इज, जब आप विल्सन एंड समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल लगाते हो तब एक कंडीशन है जो कि है कि कोई भी जो मोशन हो रहा है, जो कुछ भी है, वो क्या होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द विल्सन एंड समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल। ओके। तो ये आपको एक ही पैकेज में मिल गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बात, अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड जो कुछ भी वीडियोज़ है वो आगे आगे मैं डालती ही जाने वाली हूँ। बट अगर आपको कुछ वीडियोस जो है, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, क्वांटम इफेक्ट हो गया, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया, उसके बाद में फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, ये सारे जो वीडियोस हो चुके हैं वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। और उसके साथ ही स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक 6 वीडियो का कोर्स हो चुका है अपना, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो वो अभी आप जाकर फाइंड आउट कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें लेकर आएंगे अपन न्यू कंसेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।